हेलो दोस्तों, आप सभी का यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लिथोस्फेयर के बाद आज हम अमेरिका की बात करने वाले हैं। लिथोस्फेयर में जो हमने हाईलैंड और लोलैंड की बात की थी, आज वितरण कैसे करेंगे आज देखते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को हम 3 भागों में बाँटेंगे। पहला जो होगा वह हमारा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दूसरा हमारा होगा सेंट्रल यानी केंद्रीय अमेरिका, और तीसरा होगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आपको कनाडा और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ने को मिलेगा। वहीं केंद्रीय अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में आपको मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, चिली, पेरू, जितने भी दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं आज उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में देखें तो यहाँ पर बहुत सारे उच्च भूमि होंगे, यहाँ पर निम्न भूमि होंगे। जिनमें से उच्च भूमि में आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लास में कि जो पठार और पर्वत आते हैं, और निम्न भूमि में आपके मैदान और गर्त यानी लेक्स आते हैं। उसी कड़ी में हम आज उत्तरी अमेरिका को भी डिफाइन करते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कुछ बहुत सारे द्वीप्स भी हैं, पेनिनसुला भी हैं। तो उन आइसलैंड और पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपों को भी देखते हैं। कुछ स्टेट्स जो दी गई हैं वो तो आपने पिछले क्लास में कवर ही किया है। तो हम सबसे पहले मानचित्र पर उत्तरी अमेरिका को दर्शाते हैं। उत्तर अमेरिका, यहाँ पर आपने कल देखा होगा एक ग्रीनलैंड और यहाँ पर एक आइसलैंड। एक आप यहाँ पर देखते होंगे जिसे ये इसका नाम क्या है, आइसलैंड। यहाँ पर है न्यू फाउंड लैंड द्वीप, और इसी के पास एक यहाँ पर द्वीप है, और एक यहीं पर एक और द्वीप है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड। प्रिंस एडवर्ड द्वीप। अगर आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्यूबा। उसी के यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा है, एक यहाँ पे आपको द्वीप मिलेगा जिसका नाम है हिस्पैनियोला।
हिस्पैनियोला। और आपको एक यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, जमाइका। और यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड हैं, बहुत छोटे छोटे आइसलैंड। आपको बता दें कि ये जो आइसलैंड है, इन सभी आइसलैंडों को कैरेबियंस आइसलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरेबियन आइसलैंड। ये सभी क्या है? कैरेबियन आइसलैंड्स हैं। और ये भी दो भागों में बटे हुए हैं, जिनमें से ये इस वाले भाग को इस वाले भाग को ग्रेटर एंटीलेस और जो ये छोटे हैं, छोटे द्वीप्स हैं, ये छोटे वाले द्वीप्स हैं, तो ये जो छोटे वाले द्वीप्स हैं, इनको हम लेजर आइसलैंड कहते हैं। आपने एक यहाँ पे द्वीप देखा होगा जिसका नाम है बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे आइसलैंड है। इन आइसलैंड्स को हम बहामास आइसलैंड के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर एल्यूसियंस द्वीप्स पाए जाते हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ पे आपका एशिया है, तो इन्हें हम एल्यूसियन द्वीप जानते हैं। जैसे ही आप आएंगे और थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है वैंकूवर द्वीप। कुछ इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका के आसपास द्वीप्स हैं, जहां पर सबसे ज्यादा द्वीप्स इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, कैरेबियन सी के आसपास देखने को। अगर मैं इन आइसलैंड्स के बाद अगर किसी की बात करूं, तो वो पहली बात पेनिनसुला पर करते हैं। तो आप देखते होंगे ये पेनिनसुला है, यानी तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा। मैंने पिछली क्लास में इसका जिक्र भी किया था, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका नाम क्या है? तो युकातान प्रायद्वीप। आपने एक ये क्षेत्र देखा होगा जो एक दो तीन ओर से जल से घिरा है, इसका नाम है कोलंबिया प्रायद्वीप। आप ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं तीन ओर से, तो इसे हम अलास्का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का प्रायद्वीप। ये अलास्का प्रायद्वीप।
अगर इसके बाद हम बात करें तो यहाँ से 49 डिग्री नॉर्थ यानी 49 डिग्री नॉर्थ पर यह कनाडा और यूएसए की सीमा बनाता है। यहाँ से देखते होंगे एक सेंट लॉरेंस नदी आती है और यूएस तथा कनाडा की सीमा का निर्धारण करती है। 49 डिग्री नॉर्थ के बाद अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एक रेखा जिसका 23 हाफ डिग्री से होकर के जाती है वो बहामास द्वीप और मैक्सिको को काटते हुए निकलती। तो ये जो 23 हाफ डिग्री है 23 हाफ डिग्री है वो बहामास, अब हमने बताया था ना कि बहामास आइसलैंड है, तो यहाँ बहामास आइसलैंड से काट यहाँ से बहामास आइसलैंड को काटते हुए मैक्सिको को काटते हुए यह रेखा हवाई द्वीप के पास से गुजरती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ द्वीप हैं और इन द्वीप को हवाई द्वीप, हवाई आइसलैंड के नाम से जानते हैं। ये जो अलास्का का क्षेत्र है ये पड़ता तो कनाडा में है, लेकिन यह यूएसए का अगर मैं कहूं तो यहाँ से ये कनाडा हो गया, ये यूएसए और ये मैक्सिको। लेकिन जो ये अलास्का का क्षेत्र है वह यूएसए के अधीन है, यानी यह यूएसए का 49वां राज्य बना। यूएसए के मुख्य भूमि पर 48 राज्य हैं और यह मुख्य भूमि से दूर यानी कि कनाडा की सीमा साझा करता है जो यूएसए का 49वां राज्य बना। और ये जो यहाँ पर दूर हवाई जो 30 क्षमा चाहते हैं जो 23 हाफ डिग्री पर स्थित हवाई आइसलैंड यूएसए का 50वां राज्य बना। अलास्का 49वां और हवाई द्वीप 50वां स्टेट बना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे आइसलैंड्स हैं और कई सारे प्रायद्वीप भी उपस्थित हैं। अगर इसकी बात देखें तो अब नॉर्थ अमेरिका की जो सीमा है, जो इसका विस्तार है वो अब देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचें, एक लाइन यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ, इस प्रकार से हमारे नॉर्थ अमेरिका के स्थिति तथा विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर हम 10 डिग्री 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 170
डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 अंश उत्तरी अक्षांश तक और 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक नॉर्थ अमेरिका का विस्तार पाया जाता है। अगर किसी को ये उत्तरी अक्षांश यहाँ भी और उत्तरी अक्षांश यहाँ भी, जबकि ये नॉर्थ अमेरिका के तो साउथ में है लेकिन ये उत्तर में है, तो ये तो उत्तरी अक्षांश ठीक है, लेकिन ये उत्तरी अक्षांश कैसे, और ये पूर्वी है, ये तो ठीक है, ये 170 पश्चिमी देशांतर क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में है, लेकिन ये तो पूर्व में है, लेकिन ये 20 अंश पश्चिमी देशांतर क्यों? अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये इक्वेटर है और इक्वेटर से ऊपर की सभी जो लाइंस समांतर रेखाएं हैं वो हमारी ये नॉर्थ को होती। मान लीजिए ये अगर 10 है और ये 30 है तो ये विषुवत रेखा से ये भी उत्तर में है और ये भी नॉर्थ में ही है, तो दोनों नॉर्थ में होने की वजह से हम उत्तरी ध्रुव पर है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वह उत्तरी ध्रुव पर है, इसलिए हम यहाँ से विषुवतीय रेखा, यहाँ मान लीजिए विषुवत रेखा यहाँ पे है तो विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तरी अक्षांश में है और ये भी विषुवत रेखा से उत्तरी अक्षांश में है, इसलिए दोनों को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कुछ इसी प्रकार से जो मध्यमान रेखा होती है, मेडिटेरियन लाइन जो होती है वो इंग्लैंड में है और ये हमारा इंग्लैंड के पश्चिम में है। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड हमारा यहाँ यूरोप है और यूरोप के पास ही हमारा इंग्लैंड पाया जाता है, तो इंग्लैंड से ये क्या पाया गया? पश्चिम, क्योंकि जो मध्यमान रेखा है वो इंग्लैंड के लंदन से होकर जाती है, तो लंदन के यानी कि इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका पश्चिम की तरफ है, इसलिए पश्चिम से 20 डिग्री देशांतर और 170 डिग्री देशांतर। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार से अब हम उत्तरी अमेरिका के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने नॉर्थ अमेरिका को देखा। हमने यहीं से देखा था कि यहाँ पे 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है, अक्षांशीय रेखा है, और यहाँ से एक नदी सेंट लॉरेंस जो कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखते हैं तो एक नदी रियो ग्रांडे जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। हमने देखा कि यहाँ पे कनाडा, अब यूएसए और मैक्सिको, यानी अब उत्तरी अमेरिका 3 भागों में बंट चुका है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अब हम अगर यहाँ पे देखें, शहर है जिसका नाम है हैलीफैक्स। एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्यूबेक और एक यहाँ पर ओटावा और एक यहाँ पे ओरिएंटो और एक यहाँ पर मिलेगा वैंकूवर। आपने सुना होगा जो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, वो इसी कनाडा क्षेत्र में गमन करता है।
ये हेलीफैक्स से क्यूबेक, क्यूबेक से ओटावा के पास से होते हुए ओरिएंटो और ओरिएंटो से वैंकूवर हो जाती है। यह इसी रेल मार्ग का नाम ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसमें एक चीज और नोटिस कर सकते हैं जो पीछे छूट गई है, जो विस्तार में जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है उसे भी आप लिख सकते हैं 7200 किलोमीटर, यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के उच्च तथा निम्न भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र में आपको पिछले ही क्लास में बताया गया था कि उच्च भूमि क्षेत्र में पर्वत तथा पठार और निम्न भूमि क्षेत्र में मैदान तथा लेक्स आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे उच्च भूमि और निम्न भूमि। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के जो पश्चिमी भाग है उस भाग को, अब हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं कि जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग को हम कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। अच्छा, कार्डिलेरा कोई ऐसा पर्वत श्रृंखला नहीं है, ना तो पहाड़ी है, तो कार्डिलेरा है क्या? तो जो कार्डिलेरा है वह कई पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जो समानांतर, कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ साथ दूर दूर तक फैली हो, तो उसे उसी स्थिति को हम उत्तर अमेरिका में पश्चिमी क्षेत्र को कार्डिलेरा कहते हैं। इसी कार्डिलेरा के तहत हम सबसे पहले अगर देखें तो एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी आती है। इस पर्वत श्रेणी का नाम ब्रुक्स पर्वत है। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, यहाँ पे एक श्रेणी है जिसका नाम है अलास्का, अलास्का रेंज। इसके बाद आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम कोस्टल रेंज है। इसके बाद यहीं पर एक दूसरी पर्वत श्रृंखला, जिस श्रृंखला का नाम कास्केड रेंज है, और यहीं पर
इसे हम विषम पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, जो अलास्का से मैक्सिको तक फैला हुआ है। जो ये विषम श्रेणियों में अगर हम बात करें तो एक श्रेणी ये, एक श्रेणी ये, एक श्रेणी जो ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और दूसरी इसका नाम है मैकेंजी मैकेंजी रेंज, और तीसरी जो सबसे बड़ी रेंज है उस रेंज का नाम है रॉकी रॉकी पर्वत श्रृंखला। एक आप नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में देखेंगे तो एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अपलेशियन अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अगर हम बात करें इन श्रृंखलाओं की, तो इन श्रृंखलाओं में से जो अलास्का रेंज है, उस अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट मैकिनले है, जो जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है, जो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद जब आप कोस्टल तट पर आते हैं, यानी तट पर आते हैं, तटीय पर्वत श्रृंखला पर आते हैं, तो आप एक यहाँ पर चोटी देखते होंगे और इस चोटी का नाम है माउंट लैगोन। क्या है? तो माउंट लोगन। इसके बाद जैसे ही आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसी कोस्टल रेंज में एक चोटी का नाम है जो व्हिटनी माउंट व्हिटनी, जो 4418 मीटर ऊंची है, जो यूएसए की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड, जो यूएसए की मेनलैंड यानी मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने देखा जो माउंट मैकिनले है वो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट व्हिटनी ये यूएसए मेनलैंड यानी मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि जो अलास्का रेंज में आता है ना माउंट मैकिनले, तो यह अलास्का क्षेत्र यूएसए के मुख्य भूमि नहीं है, यह मुख्य भूमि से अलग है, क्योंकि इसकी सीमा, अलास्का की सीमा यूएसए की सीमा से साझा नहीं होती, बल्कि वह कनाडा की सीमा साझा करती है। इसलिए वह यूएसए जो है वो माउंट मैकिनले यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट व्हिटनी यूएसए के मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इसी दूसरी रेंज की बात करें जो हमारी कास्केड रेंज है, उस कास्केड रेंज में हम एक यहाँ पे चोटी देखते हैं, उस चोटी का नाम है
माउंट रेनियर। उसके बाद एक और उसी कास्केड रेंज में एक चोटी है, और उस चोटी का नाम क्या है? माउंट, और उस चोटी का नाम है माउंट शास्ता। इसके बाद अगर हम अपलेशियंस पर्वत श्रृंखला में आते हैं, तो यहाँ पर एक चोटी है जिस चोटी का नाम है माउंट मिचेल। अब अगर हम देखें तो ये जो पर्वत का विस्तार है, और ये अलबामा राज्य से क्यूबेक राज्य तक फैला हुआ है। अगर हम देखें तो इसी पर्वतों के इन रेंज या समूह को, जो समानांतर एक दूसरे के साथ साथ दूर दूर तक फैले हैं, जिसे हम कार्डिलेरा कहते हैं। इसी पर्वत श्रृंखलाओं के समूह को हम कार्डिलेरा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कार्डिलेरा है, वह कैलिफोर्निया से अलास्का कैलिफोर्निया से अलास्का तक विस्तार कार्डिलेरा का पाया जाता है। अगर यहीं पर देखें तो हम अब तक लगभग लगभग जो हमें जरूरत थी, वो सभी पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी चोटियां पढ़ ली। अब हम इसी पर पर्वत पढ़ लिए, तो उच्च भूमि का एक भाग जो पर्वत है वो कर लिया। अब इसी पर हम दूसरा भाग यानी पठार भी करने वाले हैं। तो आप जो ये ब्रुक्स पर्वत और अलास्का रेंज देख रहे हैं, इसी ब्रुक्स और अलास्का पर्वत श्रृंखला के बीच में एक पठार है। इसी पठार को, इसी पठार का जो नाम है वो यूकान का पठार। उससे नीचे जब आप आएंगे तो आपको एक यहाँ बड़ा सा पठार देखने को मिलेगा, जो कोलंबिया पठार है। उसी के और थोड़ा सा नीचे जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखते होंगे कि एक यहाँ पे पठार है जो कोलोराडो पठार के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं पर और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यह मैक्सिको के पठार के नाम से, यहाँ पे मैक्सिको का पठार है। और यहाँ पर एक
फ्लैट उच्च भूमि पाया जाता है जिसका नाम है एलिघनी या इसी को हम कुंबरलैंड पठार के नाम से जानते हैं। एक यहाँ पे पठार देखने को मिलता है जिसका नाम लारेशियन पठार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि अलास्का और बुक्स के पास में आपने यूकान का पठार देखा। यूकान के बाद आपका कोलंबिया, कोलोराडो, कोलोराडो के बाद आपका आता है मेक्सिको का पठार, मेक्सिको के पठार के बाद आपका एलिघनी या कुंबरलैंड और उसके बाद लारेशियन का पठार। आप अगर ये आप कोलोराडो और कोलंबिया के बीच में देखें तो कई सारे बेसिन्स यहाँ पे बेसिन और ब्लैक पर्वत यहाँ पे मिलते हैं और उसी के अंतर पर्वतीय पठार मिलते हैं। जो हमने देखा था ये कास्केड, कास्टल और कास्केड, पहली नंबर पे कौन थी? कास्टल रेंज थी और दूसरे नंबर पर कास्केड थी। तो इसी कास्केड और कास्टल के बीच में एक अगर रेंज की बात करें तो उस रेंज का नाम सियरा नेवादा है और यह कैलिफोर्निया यानी सियरा नेवादा के पूर्व और रॉकीज पर्वत के पश्चिम में ही बेसिन तथा हमारे अंतर पर्वतीय पठार का उद्गम है। इस प्रकार से हमने देखा, पर्वत देखें, पठार देखें और पठार में से और पर्वतों में से अब एक चीज और लिख लीजिए, ये जो कॉर्डिलेरा समूह के जो पर्वत श्रेणियां थी इनको हम न्यू माउंटेन यानी न्यू फोल्ड माउंटेन कहते हैं और जो ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला थी इसको हम ओल्ड माउंटेन या पुराना वलित पर्वत कहते हैं। आपने यहाँ पर जो एलिघनी और कुंबरलैंड पठार देखा है तो इस पर मैं बता दूं कि ये पीडमोंट प्लेट्यू है। यहाँ से आपने 2-3 शब्द देखें कि ये ओल्ड माउंटेन, पीडमोंट प्लेट्यू और न्यू माउंटेन। जब हम आगामी कक्षा यानी कि इन पर्वत पठारों की जब हम सैद्धांतिक विवेचना करेंगे, उनकी उत्पत्ति की विवेचना करेंगे तो ये शब्द आएंगे। अभी के लिए सिर्फ जानकारी हो जाए कि ये क्या है, यह हम अगली कक्षा में जानेंगे। अगर इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ अन्य और जानकारियां लें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेट बेसिन और ग्रेट सॉल्ट, यहाँ पे क्या है? ग्रेट बेसिन ग्रेट सॉल्ट और यहीं पर ग्रेट कैनियन जो विश्व
प्रसिद्ध है। यहीं पर जो हमारे ब्लॉक पर्वत और जो अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र है वहीं पर ये मिलते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये कोलोराडो पठार के अंतर्गत मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हाईलैंड जो था पर्वत एवं पठार वो हमने कर लिया। अब जो लो लैंड होता है, अब जो लो लैंड होगा उस लो लैंड में झील तथा मैदान होंगे। तो अभी हम इसी पर मैदानों की भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर देखें तो इस क्षेत्र में एक शील्ड मिलती है, जिस शील्ड का नाम क्या है? कैनेडियन शील्ड। और एक यहाँ भी शील्ड पाई जाती है, इस शील्ड का नाम है लेब्राडोर शील्ड। अब आते हैं हम मैदान पर। तो मैदान की बात करें तो हम यहाँ पे ए, बी, बी और सी। ए ये बृहत मैदान क्षेत्र है जिनमें प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर हम बात बी यानी केंद्रीय मैदान की बात करें तो इस पर कौन सा मैदान आता है? केंद्रीय मैदान। जो केंद्रीय मैदान है वह राकी पर्वत से फैला हुआ है, राकी पर्वत के पूर्व से फैला हुआ मिसिसिपी ओहायो और टेनेसी राज्यों तक यह फैला हुआ मैदान क्षेत्र है। अगर वही बात सी यानी कि इन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं, और तटीय मैदान इस रियो ग्रांडे नदी की सीमा के पूर्व, रॉकीज पर्वत के पूर्व और इस फ्लोरिडा प्रायद्वीप तक ऐसे करके कुछ अर्धचंद्राकार आकार में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रेरी जो बृहत मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा केंद्रीय मैदान जो रॉकी पर्वत के पूर्व से मिसिसिपी, ओहायो और टेनेसी राज्यों तक फैला हुआ मैदानी क्षेत्र केंद्रीय मैदान हुआ। और इसके बाद जो तटीय मैदान है वो रियो ग्रांडे नदी से कुछ ऐसे करके अर्धचंद्राकार में फैला हुआ, तटों पर फैला हुआ मैदान तटीय मैदान कहलाया। इस प्रकार से हमने उच्च भूमि के पर्वत और पठारों को किया। उसके बाद हमने निम्न भूमि में मैदान की बात की। अब रहा झील की, जो निम्न भूमि में रहा, तो हम अब उसी निम्न भूमि लोलैंड की झीलों पर चर्चा करेंगे।
तो हम यहाँ पर लगभग लगभग जल मंडल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको विफोर्ट सी, यहाँ पर हडसन की खाड़ी, और यहाँ पर लेब्राडोर सी, ये आपका अटलांटिक ओशन, ये आपका पैसिफिक ओशन, कुछ ऐसे ये कैरेबियन आइसलैंड। अगर हम देखें तो ये एशिया है, एशिया। यहाँ पर देखते हैं बेरिंग सी, बेरिंग सागर, और यहाँ पे आपको पता ही होगा, पहले भी करा चुके हैं, बेरिंग जल संधि। यहाँ पर अलास्का की खाड़ी, ये आपकी ये जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी, यहाँ पे आपका कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी। आपने इस जल संधि का नाम तो पता ही होगा, डेविस जल संधि। आपने ये वाला देखा, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट, और ये जो है इसे हम बोलते हैं युकातान, युकातान चैनल, युकातान चैनल। तो कुछ इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका की ये कुछ तथ्य जानने को मिले। इसके बाद अगर हम यहाँ पर झील की बात करें, ये यहाँ पर महान झीलें हैं। इसके बाद एक झील यहाँ पर, और एक झील यहाँ पर, एक झील यहाँ पर, और एक नदी जो है वो यहाँ पर आती है, और यहाँ पर एक नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण करती है। और मैं इन लेक्स के अगर नाम लिखूं तो इसका नाम है मिसिगिनी। इसका क्या नाम है?
ह्यूरॉन, इसका नाम है इरी और इसका नाम है ओरियंटो और इसका नाम है सुपीरियर। इस प्रकार से ये जो आप 5 झीलें देख रहे हैं, ये महान झीलें हैं। इसी क्षेत्र को महान झील कहा जाता है। इनमें से ये जो झील है, इसे हम ग्रेट बेयर और इसे ग्रेट स्लेव झील के नाम से जानते हैं। अब यहाँ इसे तो सभी लगभग जानते होंगे, जिसका नाम ग्रेट सॉल्ट लेक है। यहाँ से एक नदी जो यूकॉन पठार से उद्गम लेती है और बेरिंग सागर में जाकर के गिर जाती है। एक आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक वैंकूवर आइसलैंड है, तो ये वैंकूवर आइसलैंड के पास जाकर के गिरती है और इसका नाम है फ्रेजर। ये फ्रेजर नदी और ये यूकॉन नदी। इसके बाद आप और एक नदी यहीं पे एक आती है जिसका नाम है कोलंबिया, जो हमारा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इसका नाम क्या है? कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी। इसके बाद एक नदी आती है और यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के गिरती है, जिसका नाम है कोलोराडो नदी। और एक यहाँ से आती है जो यूएसए तथा मैक्सिको को बांटती है, जिसका नाम है रियो गाद्रे। इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। और इसी सेंट लॉरेंस नदी जब ओरिएंटो झील से जाती है तो यहाँ पर क्या बनाती है? एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। वो कौन सी नदी बनाती है? तो वो सेंट लॉरेंस नदी ही बनाती है। और अगर एक और नदी तथा उसके मुहाने की बात करें तो एक नदी है जो मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो यह मिसौरी नदी से मिलकर आगे चलती है और इस पर फिर एक नदी ओहायो यह मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और यह मुहाने पर चिड़िया के पंजे की तरह डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार से आज हमने नॉर्थ अमेरिका में उच्च भूमि और निम्न भूमि की, पर्वत किए, पठार किए और इसके बाद मैदान तथा गर्त, लेक्स और नदियां भी देखी। इसमें हमने वो सभी चीजें देख ली जो हमें देखनी चाहिए। इसके बाद अगले क्लास में हम नॉर्थ अमेरिका में ही जो हमने उच्च भूमि और निम्न भूमि देखी है, उस पर अब सैद्धांतिक ढंग से उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। हम पर्वत देखें, पठार देखें, झीलें देखें, लेकिन अब उनकी
उत्पत्ति कैसी हुई। अब हम अगली क्लास में नॉर्थ अमेरिका के ही इन स्थलमंडल के सभी तथ्यों पर हम सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे, यानी हम सिद्धांत के माध्यम से देखेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों के बाद पठारों का निर्माण कैसे हुआ, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ और इन जो महान लेक्स हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हम अगली कक्षा में यह देखने वाले हैं कि जो हमने अभी उच्च भूमि और निम्न भूमि देखी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे। आज की क्लास में अब तक रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।